क्लास शुरू करें भाई। क्या बात होगी? क्लास शुरू करें क्या? यस सर। चलो। यस सर। तुम्हारे ये सब्जेक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ भाई, इसके नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ एक सेक्शन इसका रहता है, जो तुम्हें पढ़ा दिया वो पोर्शन तो इसमें मिलेगा ही, और अपडेटेड मिलेगा बाकी भी। तो हमने अभी तक जो बात की थी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है फूड लॉज का इंडिया में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, और कौन से ऐसे लॉज हैं जो गवर्न करते थे फूड इंडस्ट्री को, जिनको खत्म करके या उनको मिला के अब एक नया लॉ बनाया है। और उसमें हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, एफएसएस एक्ट 2006। क्योंकि ये एक्ट 2006 में बनाया गया था, तो इसलिए कोई भी कानून होता है उसके पीछे साल का नाम जरूर लेते हैं हम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो इसी एक्ट का बार बार जिक्र होगा। और कोई भी इंडस्ट्री, मैंने बताया है, अपने इंडिया में अगर कोई फूड की इंडस्ट्री को अगर बिजनेस करना है तो वो इसके बिना, इसकी हिदायतों को माने बिना नहीं कर सकती, उसको बंद करवा दिया जाएगा। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, ये आज के दिन प्रिवेलिंग एक्ट है। हो सकता है आज से 20 साल बाद ये एक्ट ना रहे, 30 साल बाद ये एक्ट ना रहे, कोई और एक्ट आ जाए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कभी भी जब इंडस्ट्री में काम करो कि उस टाइम पे कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत आप आते हो, और वो कानून आपको मानना होता है। और जैसे जैसे अभी आईटी का जमाना बढ़ रहा है, तो अपने जितने भी कानून हैं आपको फ्री में अवेलेबल हैं नेट के ऊपर। तो अगर मैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की बात करूं, तो ये एक्ट पढ़ना हो, या इसके रूल्स पढ़ने हो, या इसके अंदर जो रेगुलेशंस आती हैं वो पढ़नी हो, वो सारी की सारी आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। और उसके लिए जो वेबसाइट है वो आप गूगल में टाइप करोगे, दिखाता हूँ एक बार आपको, FSSAI टाइप करना। तो जैसे ही आप FSSAI टाइप करोगे गूगल में, तो पहली साइट आएगी www.fssai.gov.in। इसके नाम से ही पता चलता है कि जो FSSAI साइट है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। IN इंडिया, GOV इज फॉर गवर्नमेंट। इस पे क्लिक करोगे FSSAI पे, तो इस साइट का जो होम पेज है वो खुलेगा। अब होम पेज के ऊपर ही FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है, वो एक महकमा है जिसके द्वारा ये एक्ट पारित हुआ है, जो अब उसको इनेक्ट किया जाता है, कि उसको लागू किया जाता है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को चलाने की, वो है FSSAI की। तो अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना हो कि एक्ट क्या था, तो एक्ट 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपको ये एक्ट की PDF फाइल दिखा देगा। ये नीचे हिंदी में है, ऊपर ये इंग्लिश में है। इस पे क्लिक करोगे तो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लेना, ढूंढने में आसानी इंग्लिश में होती है भाई, एनोटेशन रहने दो। अरे रहने दो एनोटेशन। जो पढ़ा रहा हूँ उसने पढ़ लो एक बार। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, समझने के लिए अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो हिंदी में पढ़ लो। लेकिन एक्ट को, अगर बेयर एक्ट को पढ़ोगे ना, यानी सिर्फ सिंपल एक्ट को पढ़ोगे, तो बहुत जगह आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक्ट की जो लैंग्वेज है वो बड़ी टिपिकल लॉयर वाली या वकीलों वाली लैंग्वेज होती है, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो मैं जो बताऊंगा आपको इसकी समरी बताऊंगा कि इस एक्ट में क्या है, इसका मतलब क्या है। इस एक्ट को दिखाऊंगा भी आपको। फिर किसी भी एक्ट के अंदर कुछ रूल पारित किए जाते हैं। ये 2011 में इस एफएसएस एक्ट के रूल बनाए गए थे और उन रूल्स की ये कॉपी हैं। ये तो रूल 2011 में जो बनाए गए थे, इनके अंदर जो मेजर बदलाव किए गए 21/12/2017 में वो ये हैं। फिर सेकंड रूल 2017 में फिर अमेंडमेंट हुई, थर्ड रूल अमेंडमेंट हुई। ये तीनों अमेंडमेंट क्या होती हैं, कोई खास बदलाव किए गए उनको। तो ये 3 अमेंडमेंट्स अलग से दे रखे हैं, ऊपर रूल है। तो रूल के बारे में पढ़ना हो तो ये देख सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो टेक्निकल बंदे हैं, फील्ड में काम करते हैं, आवाज ठीक आ रही है भाई सबको? जी सर। उन जो फील्ड में बंदे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक्ट भी पढ़ लिया, रूल भी पढ़ लिया, लेकिन जिनकी हमें दिन पर दिन जरूरत होती है, रोज जरूरत होती है, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। जब इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी तक जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। पहली रेगुलेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ, कि कैसे लाइसेंस लेना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी भी फूड बिजनेस की। ये रेगुलेशन है ओरिजिनल। कंपेंडियम का क्या मतलब होता है कि रेगुलेशन आने के बाद कुछ और लेटर आए उससे रिलेटेड, तो उन लेटरों का भी एक रेगुलेशन के साथ जोड़ के एक दस्तावेज बनाया जाता है, जिसमें साथ के बाद के जो लेटर्स हैं वो भी जुड़े हुए हों, उसको हम कंपेंडियम बोलते हैं। तो इसमें जो भी लास्ट डेट हुई जब इन्होंने अपडेट किए हैं, तब तक के सारे डॉक्यूमेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, ये सारी रेगुलेशन आपको इसमें मिलेंगी कि कैसे लाइसेंस लेना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, लाइसेंस किन को मिलता है, रजिस्ट्रेशन स्टेट की किसको करनी है, सेंटर की किसको करनी है, वो सब इनमें बताया है। ऐसी हमारे पास टोटल ये 18, हाँ आज के दिन तक 18 के बाद 19 में ये गजट नोटिफिकेशन है, ये भी रेगुलेशन है कि स्कूल चिल्ड्रन रेगुलेशन है, सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, ये 19वीं नई रेगुलेशन आई है और ये आई है 2020 में। तो ये रेगुलेशन 19वीं है जो हमारे इसमें रिकॉर्ड में नहीं है अभी तक, इसको डालेंगे। तो ये 19 रेगुलेशन है जो हमारी हर एक फूड इंडस्ट्री को गवर्न करती हैं और कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी देती हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और किन चीजों से बचना है। इसके बाद की जो है एफएसएसएआई की अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है फूड एनालिस्ट की या पब्लिक एनालिस्ट की या और दूसरी जगहों पे अपॉइंटमेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या रेगुलर, उसके बारे में जो भी रेगुलेशन है कि वो किस तरीके से की जाएंगी वो इसमें दे रखी है, ये उनका कंपेंडियम है। इसके बाद जो रूल्स की कॉपी वहां थी वही कॉपी यहाँ पे भी है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि एफएसएसएआई जो अथॉरिटी है वो अपना जो रोजमर्रा की कार्रवाई है वो कैसे करेगी, तो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस दी हुई है नीचे। ये उनके लिए जरूरी हैं जो एफएसएसएआई के अंदर काम करते हैं, ताकि वो इस चीज को समझ सकें या वो जो लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारी अथॉरिटी है वो कैसे काम करती है, उनके लिए ये रेगुलेशन। तो फूड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये 19 रेगुलेशंस हैं जो टाइम टू टाइम बढ़ेंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहले में तो था लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, फिर है जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स या फूड एडिटिव्स, ये सारे इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। बहुत बार पूछ लेते हैं कि जी जैम के अंदर शुगर कंटेंट कितना होना चाहिए, वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। जो फूड प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड नाम का जो ये डॉक्यूमेंट है वो आपको इसमें मिलेगा। कहाँ गया? तो आपको ये जो रेगुलेशन है जिसके अंदर सभी फूड प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं, इसका ये आपके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट है।
इसके बाद किन किन चीजों का बेचना मना है फूड बिजनेस के अंदर, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल, और उसको रोकने का क्या तरीका है वो इनमें बता रखा है इस रेगुलेशन में, तीसरी जो रेगुलेशन है। चौथी है पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड, बिल्कुल अलग रेगुलेशन है ये, जिसमें क्या पैकेजिंग मटेरियल कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, किस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर कितनी थिकनेस होनी चाहिए, लेबल पे क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें अब पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन के आती हैं 4 नंबर पे जो है अपने। इसके बाद कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स और रेजिड्यूज। कंटेमिनेंट्स कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल कंटेमिनेंट्स हैं, टॉक्सिन्स आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, या कोई भी आपकी वेटनरी ड्रग रेजिड्यूज हैं या टॉक्सिन्स रेजिड्यूज हैं, उन सभी के बारे में बात आपकी जो 5वीं रेगुलेशन है कंटेमिनेंट टॉक्सिन एंड रेजिड्यूज रेगुलेशन उसके अंदर है। इसके बाद लैब के अंदर आपको कैसे काम करना है, कैसी लैब होनी चाहिए, सैंपलिंग आपको कैसे करनी है, ये सारा काम जो बताया गया है वो आपकी 6ठी जो रेगुलेशन है लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस रेगुलेशन। इसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज या फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज, फंक्शनल फूड, नोवल फूड, ये रेगुलेशन 2016 में आई थी। ये इन सभी को केटर करती है कि ऐसा अगर कोई भी फूड है तो उसके बारे में ये रेगुलेशन है। कोई भी 8वीं जो रेगुलेशन हमारी वो प्रोसीजर बताती है कि अगर गलती से कोई सामान आपका आपकी इंडस्ट्री से मार्केट में चला गया है और आपको बाद में पता लगता है तो वो सामान वापस कैसे मंगवाना है ताकि वो कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए फूड रिकॉल प्रोसीजर बताया गया है। ये अपनी 8वीं रेगुलेशन है। 8वीं रेगुलेशन सिर्फ फूड रिकॉल प्रोसीजर की है कि फूड रिकॉल कैसे करना है। इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हिदायतें हैं वो इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 के अंदर आई थी फूड की, उसके अंदर दी हुई है। ऐसे ही अप्रूवल, अगर आपको चाहिए कोई भी नॉन स्पेसिफिक फूड है या कोई ऐसा नया फूड इंग्रेडिएंट है जिसका कहीं भी जिक्र नहीं है, या कोई ऐसा फूड आइटम है जो आमतौर पे चलता ही नहीं, तो उनके लिए अप्रूवल किस तरह से लेना है उनको मार्केट में बेचने के लिए, ये रेगुलेशन उसके बारे में बताती है। फिर है आपकी ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड जिसके अंदर 3 साल तक जिस क्रॉप में या जिस फील्ड में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ना डाला गया हो, उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। उसके बारे में और क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो एफएसएस ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017 इसमें दिया गया है। जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, बियर से लेके रम, जिन, वोदका, वाइन, सभी जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, आपकी टकीला, ये सभी की सभी आपकी एफएसएस अल्कोहलिक बेवरेज रेगुलेशन के अंडर आती हैं। उनके बारे में हिदायतें इसके अंदर दी गई हैं। अल्कोहलिक बेवरेज का ध्यान रखना भाई कि जो प्रोडक्शन का काम है वो तो फूड के अंडर है, लेकिन जो सेल का काम है इसका वो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो फैक्ट्री के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हो वो एफएसएसएआई देख रही है, लेकिन जैसे ही माल फैक्ट्री की हदों से बाहर निकलता है वो फिर उस चीज के ऊपर कंट्रोल एक्साइज डिपार्टमेंट का हो जाता है। ये याद रखना एक चीज। ऐसे ही जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर रेगुलेशंस जो है या जो सर्टिफिकेशन है हमें उसको बनाने के लिए, उसको पैक करने के लिए, मिनरल वाटर के लिए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मानना पड़ता है। बाकी और किसी तरीके का वाटर है आपका उसके लिए एफएसएसएआई है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बीच में। 13वीं जो रेगुलेशन है हमारी वो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में है कि फोर्टिफाई करना है, किस फूड को करना है, किस लेवल तक करना है, ये इसके अंदर बताया गया है। 14वीं जो रेगुलेशन है अपनी वो है फूड सेफ्टी ऑडिट के बारे में कि ऑडिट कैसे करना है, कौन कर सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ का ऑडिट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है।
15वीं जो रेगुलेशन है कि रिकॉग्नाइज्ड या नोटिफाइड लैब जो FSSAI से हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको क्या बातें माननी जरूरी हैं, वो सारा जो बताया गया है वो इन रेगुलेशंस के अंदर बताया गया है। 16वीं जो अपनी रेगुलेशन है वो एडवर्टाइजिंग और क्लेम के बारे में है। कई बार लोग कह देते हैं कि ये खा लो तगड़ा हो जाओगे, ये खा लो पतले हो जाओगे। वो क्लेम हम तभी कर सकते हैं जब उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, रिसर्च हो। अगर कोई फॉल्स एडवर्टाइज करता है तो पहले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आता था, लेकिन अभी फूड से रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो वो जो 16वीं रेगुलेशन है हमारी एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम उसके अंडर आती है। इसके बाद शुरू में देखो आपकी एक रेगुलेशन आई थी पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों के बारे में थी, लेकिन ये जो 2018 की रेगुलेशन है वो पैकेजिंग के बारे में है। तो इसमें इन दोनों को खोल के देखना क्या डिफरेंस है। 18वीं जो है 2019 की रेगुलेशन है रिकवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फूड। अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में किस तरीके से काम करेगी सरकार, क्या क्या अपने हथकंडे अपनाएगी। ये सारा कहीं सरप्लस फूड वेस्ट हो रहा है या सरप्लस फूड रखा है तो उसको कैसे रिकवर करेगी और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये चीज पहले आती थी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, वो अब फूड के मामले में वो इन्होंने फूड में लिए है। इसके बाद 19वीं जो रेगुलेशन है हमारी वो बेसिकली है सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। जो मिड डे मील अपने चलते हैं या कई ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या हाँ जितनी भी स्कूल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो जैसे ही ये चीजें प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए कौन सी रेगुलेशन है 2020 की ये नई रेगुलेशन है, मैंने भी नहीं पढ़ा है इसको। तो ये फिलहाल आपकी 19 रेगुलेशन है। इन 19 रेगुलेशन से ये सारा आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर इन रेगुलेशन के जरिए सारा FSSAI का बिजनेस चलता है। मैं एक बार इनको लास्ट में ऐड कर लेता हूँ, 18 तक तो मैंने कर ली थी। इसलिए टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं इन नोट्सों को यूं ही रखूं अपडेट ना करूं हर साल तो फिर वही इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी पड़ जाती है। तो भाई इसमें मैंने तुम्हारे अपडेट कर दिया। अभी इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या चीज है। अपने को पता है कि पुराने जितने भी एक्ट, ऑर्डर और रूल्स हमने बात की थी उन सबको मिला के हटा के एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एक तो फूड से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट करना, एक जगह लेके आना, इकट्ठा करना। उसके बाद इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो एक अथॉरिटी बनाना जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस लिए बनाना? कि वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फूड के बारे में बनाए। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो साइंस बेस्ड होंगे, उनके पीछे रिसर्च होगी, कोई उनके पीछे रीजनिंग होगी। फिर किस चीज को रेगुलेट करना? मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, इन सारी चीजों को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करना, कुछ रोकना है तो उसको रोकना, किसी चीज को प्रमोट करना है, प्रमोट तो नहीं होगा इसमें, सिर्फ रेगुलेट के अंदर कि वो ढंग से चलें, मैन्युफैक्चरिंग भी, स्टोरेज भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी और सेल भी। और इम्पोज करना उन फूड आर्टिकल्स को जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि कंज्यूमर के पास सेफ फूड गया है, होलसम फूड गया है, ताकि वो उसको कंज्यूम करके बीमार ना पड़े। फोर्थ क्या है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, टेस्टिंग लैब्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स करना कि स्टैंडर्ड पे वो काम करें और साथ में उनका सभी का हिसाब किताब रखना।
पूलिंग का मतलब यही है, इकट्ठा लेके आना। और इसके अंदर उनको जो भी कानून है उनके लिए बनाए गए उनको एनफोर्स करना कि सारी चीजें जो भी इस तरीके की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉपरली उनको डिप्लॉय किया जा सके। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कोई काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसकी खास बात क्या है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की, कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है वो ये अथॉरिटी देता है या वो एक प्रावधान देता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया जाए, जो फूड से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, और अगर गड़बड़ है तो उनको ठीक करे, उनको रेगुलेट करे, मॉनिटर करे, मैन्युफैक्चरिंग को, इंपोर्ट को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को और सेल को, इनका ध्यान रखे, और जहां कम ज्यादा करने की जरूरत है वो करे। क्यों करे? ताकि सेफ और होलसम फूड कंज्यूमर तक पहुंच सके। अब फूड अथॉरिटी जो बनेगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को हम फूड अथॉरिटी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। तो जो FSSAI है उसको क्या काम करना है, और इस काम के अलावा कि साइंटिफिक कमेटी और पैनल बनाने हैं। पहले साइंटिफिक कमेटी है और साइंटिफिक कमेटी अलग अलग फिर पैनल बनते हैं। किसके लिए? कि वो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड सही नहीं है उनको फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे, और इनकी एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होगी जो कि देखेगी किस काम को पहले लेना, किसको कैसे करना है। ये तो एक काम हो गया जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के जरिए होता है। इसके अलावा और बहुत से काम हैं, जैसे गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करना कि भाई ये स्टैंडर्ड में कमी है तो इसको ठीक करो, नई समस्या ये आ रही है उसको दूर करो। चाहे वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी है, चाहे इंडस्ट्री के साथ, या इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है कि भाई हर एक इंडस्ट्री को अपनी एक यूनियन की, एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो उन सभी की तरफ से सरकार से बात कर सके। जैसे अपने फिक्की बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, या CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ग्रुप है इंडस्ट्रीज का जो एक अपने कॉमन कॉज के लिए सरकार से बात करती हैं, लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है तो वो भी करती हैं। और ये जब कोई भी इसका मेंबर बनता है तो हर एक मेंबर को उसकी फीस देनी पड़ती है, जो भी इंडस्ट्री इनका मेंबर बनती है, और फिर इंडस्ट्री की बात को ये सरकार तक पहुंचाने में एक पुल का काम करते हैं। फिर कंज्यूमर्स हैं, उनकी बात सरकार तक पहुंचाए, इंडस्ट्री तक पहुंचाए। किसान हैं, उनकी बात, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड के जानकार हैं वो अगर कुछ कहना चाहें, रिटेलर है उसकी अगर कोई शिकायत है, तो इन सभी को गवर्नमेंट के अंदर सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, ये भी FSSAI का काम है। तो कंसल्टेशन जो है बेसिकली वो फूड अथॉरिटी के अंदर नहीं सिर्फ, बल्कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में, साइंटिफिक कमेटी में और साइंटिफिक पैनल, इन सभी का काम चीजों को, इन सभी को समझाना, इन सभी से समझना, ये सारा काम जो करेगी वो FSSAI करेगी। फिर अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाना, और कोई इंडस्ट्री भी अगर ऑफेंस करती है तो उसको भी पेनलाइज करते हैं। अच्छा, पेनल्टी ये नहीं होती कि भाई छोटा सा ऑफेंस और उसके लिए कह दिया भाई फांसी चढ़ा दो, जैसी गलती है उसके हिसाब से उसको ग्रेडेड पेनल्टी मिले, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए। फिर एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, भाई एक आदमी ने 10 छोटे छोटे क्राइम कर दिए तो ये नहीं कि हर बार वो छोटी फीस दे के छूट जाएगा ना, बार बार कर रहा है, एक के ऊपर एक कर रहा है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग।
तो उसको सजा दिलवाना प्रॉपर, और जितनी ज्यादा बार गलतियां होंगी उतनी ज्यादा बार और उससे ज्यादा रिग्रेस, पहले से ज्यादा रिग्रेस उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये भी इसके अंदर एफएसएसएआई के अंदर इनको एम्पावर्ड है ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए। फिर सही तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कि ऐसा ढांचा तैयार करना जिसके अंदर रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की, करवाने की क्षमता हो, इंडस्ट्री से एफिशिएंटली काम करवा सके, और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करे जिससे कि बाहर से भी इन्वेस्टर, इंडिया के भी इन्वेस्टर फूड इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें और उनको काम करने में आसानी हो, लाल फीताशाही के नीचे ना दबे, जल्दी से जल्दी काम हो, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं उन सभी को पूरा करते हुए, और इंडस्ट्री को इस तरीके से तैयार करें कि भाई वो खुद को ही रेगुलेट करें। खुद को रेगुलेट करने का मतलब कि बाहर से कोई अफसर आएगा डंडा लेके तभी मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं। पहले से ही वो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा माहौल बना के रखें कि हमारी खुद की क्वालिटी बेकार ना हो, जिससे कि हमें रिकॉल ना करना पड़े, क्योंकि जितनी बार भी प्रोडक्ट रिकॉल होगा आपका नुकसान होगा इंडस्ट्री का। तो इस तरीके का माहौल तैयार करना कि इंडस्ट्री खुद ही अपने आप को रेगुलेट करे, तो इनके लिए समस्याएं कम से कम होंगी। फिर 10 मिनट का आया भाई, जरूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि भाई आपको पता है फूड इंडस्ट्री खूब लगनी है, लेकिन आपके पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, तो उसके लिए अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट खोलना है या उसके लिए ट्रेनिंग देनी है लोगों को, तो वो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट को सलाह देने की भाई डिमांड ज्यादा आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फूड पार्क खोलो, उस डिमांड के बेस पे एनालाइज करके गवर्नमेंट को बताना ताकि गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसी बना सके। तो इस तरीके से ये है, बेसिकली लोगों को ट्रेन करके लोगों को तक पहुंच के उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। लाइसेंस राज को खत्म करना, डिसेंट्रलाइज करना, ताकि जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो अपना काम आसानी से कर सकें, और एक ऐसी जगह बनाना, सिंगल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बनाना जहां पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके मसौदे हैं वो एक ही जगह सॉल्व हो जाए, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटने। अब इसमें बताया ये गया है कि जो एनफोर्स करना है, लागू करवाना है इस कानून को, वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी या यूनियन टेरिटरीज करेंगी। और वो किसके थ्रू करेंगी कि स्टेट में एक स्टेट कमिश्नर फॉर फूड सेफ्टी होगा, फिर नीचे उसके ऑफिसर होंगे, और उसके नीचे फिर पंचायती राज या म्युनिसिपल बॉडीज होंगी। तो इसमें जो अधिकतर बातें हैं वो पीएफए से ली हुई है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो 1954 का था, मैंने बताया था पीछे। और साथ में सिर्फ वही नहीं है, कई इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस हैं, उनको भी देखा गया है, उनके काम करने के तरीकों को देखा गया है। तो इस एक्ट को बनाने के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें भी ध्यान रखा गया है, और ये रखा गया है मेन ध्यान कि एक सिंगल विंडो सर्विस हो, एक ही जगह पे जाके फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे काम हो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी इंडस्ट्री सेट करनी है, ये तो सिर्फ फूड इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कर दिया, लेकिन कोई भी फूड इंडस्ट्री जब सेट होती है तो उसको 20-22 से लेके 27-28 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस लेने होते हैं या परमिशन लेनी होती है। उनमें से तो एफएसएसएआई का एक हो गया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। इसके अलावा बहुत से, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है, दूसरा फायर सेफ्टी का है। तो ऐसी जब आप इनकी एफएसएसएआई की साइट पे जाके देखोगे और लाइसेंसिंग रेगुलेशन के बारे में जब पढ़ोगे तो ये तो सिर्फ अपनी अपनी बताएंगे,
लेकिन इससे रिलेटेड जब तुम एफएसएसएआई की साइट पे देखोगे ना कि आपको अगर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन करनी है स्टेट लेवल पे, नहीं सिंपल रजिस्ट्रेशन करनी है या लाइसेंस लेना है स्टेट लेवल का है या लाइसेंस लेना है सेंट्रल लेवल का, उसके लिए आपको बहुत सी और डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जाना पड़ता है। अभी एक बार मैं दिखाता हूं आपको, ये होम पेज है इसका। हाँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के जब जाओगे तो फूड लाइसेंसिंग एफएसएसएआई, अच्छा इस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक करोगे, इसमें देखो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेंट्रल लाइसेंस, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेट लाइसेंस, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन भी अगर आपको करनी है तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। फोटो फूड बिजनेस ऑपरेटर, 100 रुपए में हो जाती है ये ऑनलाइन 1 साल के लिए। फूड बिजनेस ऑपरेटर का फोटो, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए आईडी प्रूफ, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनमें कोई भी, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एनओसी चाहिए म्यूनिसिपैलिटी से या पंचायत से या हेल्थ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एनओसी का मतलब। तो ये आपको 3-4 डॉक्यूमेंट तो इसमें भी चाहिए। इसको कैसे हिलाएं, अब अगर आपको स्टेट लाइसेंस लेना हो, ये लाइसेंस किसके लिए जरूरी है या रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, जो मैंने रेगुलेशन बताई थी उस रेगुलेशन के अंदर ही बता रखा है। पहली जो रेगुलेशन थी जो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, तो स्टेट लाइसेंस अगर आपको लेना है, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो भी आपको ये 21 सर्टिफिकेट चाहिए। 21 डॉक्यूमेंट्स या 21 सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, ये आपको चाहिए। क्या हो गया, अगर आपको सेंट्रल लाइसेंस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए आपको ये 24 सर्टिफिकेट या 24 लाइसेंस चाहिए। इनमें से कुछ एक ऐसे लाइसेंस या सर्टिफिकेट हैं जो कुछ एक इंडस्ट्री पे वैलिड होते हैं, कुछ एक पे नहीं होते, लेकिन ये आपको एफएसएसएआई के पोर्टल पे रजिस्टर करवाने के लिए इतनी चीजें चाहिए। और इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो एफएसएसएआई के अलावा और कई एजेंसीज हैं, उनके ऊपर भी आपको फाइल लगानी होती है या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि वो करीब करीब कई बार 27 हैं, कई बार कई स्टेट्स में वो 21 हैं। तो 21 से लेकर 27-28 तक के अलग अलग फाइलें अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगती हैं, तब एक इंडस्ट्री खड़ी होती है। एफएसएसएआई क्या काम करती है, क्या अथॉरिटी है? एक तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब कि इसके ऊपर ये अपने फैसले खुद ले सकती है, ये एक ऐसी बॉडी है।
अपनी जो रेगुलेशंस है उनको खुद बना सकती है। और इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर इस अथॉरिटी को बनाया गया था। और देश के अंदर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करने का काम किस तरीके से कि फूड सेफ्टी को रेगुलेट करे और सुपरवाइज करे, ये एफएसएसएआई की जिम्मेवारी है। इसके अंदर एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होता है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या चीज होती है कि भाई रोजमर्रा का जो काम देखेगा वो तो है एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव है अपने, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, रोजमर्रा के डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को लेने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मोहर लगती है प्रेसिडेंट की मोहर से वो कानून बनते हैं। तो जिसको रोजमर्रा के काम करने हैं वो इसके अंदर सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, अपने प्रेसिडेंट की तरह समझो, सिमिलरली वैसे ही है कुछ। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और गवर्नमेंट के अंदर ये सेक्रेटरी रैंक का बंदा होना चाहिए, यानी सीनियर आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में। 14 रेफरल लैब हैं, 72 स्टेट और यूटी लैब हैं जो पूरे इंडिया में हैं, और 100